बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा हम सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। कल हम लोगों ने चार्जेस को डिस्कस किया कि चार्ज क्या है। हमने चार्जेस की बात की, जो बेसिक लॉ हमने कहा कि चार्जेस का है, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था कि सेम चार्ज हों तो वो रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज हों तो वो अट्रैक्ट करते हैं। अब बेटा ये जो हमने कल बात की थी, ये हम बात कर रहे थे क्वालिटी की, मतलब कल हम चार्ज की क्वालिटेटिव नेचर को पढ़ रहे थे। क्वालिटेटिव नेचर को पढ़ रहे थे कल हम चार्ज की। तो आज हम बात करते हैं कि दो आपके पास चार्जेस हैं, उन चार्जेस के ऊपर कितनी फोर्स एक्ट कर रही है। मतलब यहाँ आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव की। पहली तो हमने बात की क्वालिटी की कि उसके अंदर कितनी क्वालिटेटिव एनालिसिस कल हमने चार्जेस का पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो कूलम्स लॉ के कुछ पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कूलम्स लॉ बेसिकली किस चीज के बारे में एनालिसिस करता है। कूलम्स लॉ बेसिकली ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है कि मतलब हाउ मच फोर्स, कितनी फोर्स चार्जेस के ऊपर एग्जर्ट हो रही है, ये इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। तो ये जो लॉ है ये कूलम्स लॉ है, तो जाहिर सी बात है कूलम्स ने दिया। इसका पूरा नाम क्या था? इसका पूरा नाम चार्ल्स कूलम था। ये एक पेशे के एतबार से क्या था? पेशे के एतबार से ये एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था। मतलब ये फ्रांस से ताल्लुक रखता था और एक मिलिट्री इंजीनियर था। अब देखें, कूलम्स लॉ को हम कहते हैं इंपिरिकल लॉ। यहाँ पर लफ्ज लिखा हुआ है कि कूलम्स ने लॉ को डिड्यूस किया। कूलम्स ने लॉ को क्या किया? डिड्यूस किया। अब इस लफ्ज डिड्यूस का मतलब क्या है? ये आपकी स्क्रीन के ऊपर चार्ल्स कूलम डिड्यूस अ लॉ। अब इस लफ्ज का मतलब क्या है? डिड्यूस मतलब इसको हम कहते हैं कि ये जो लॉ है ये इंपिरिकल लॉ है। और डिड्यूस का मतलब क्या होता है? डिड्यूस का मतलब ये होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट से हमें रिजल्ट हासिल होते हैं और उन रिजल्ट से हम एक लॉ को मुरतब करते हैं। ऐसे लॉ को हम इंपिरिकल लॉ कहते हैं। और यहाँ आपकी बुक के अंदर लफ्ज डिड्यूस इस्तेमाल हुआ कि मिलिट्री इंजीनियर चार्ल्स कूलम डिड्यूस अ लॉ। उसने एक लॉ डिड्यूस किया, मतलब पहले उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद उसने रिजल्ट के ऊपर एक लॉ दिया जिसे कूलम्स लॉ कहा जाता है। अब कूलम जब भी कोई साइंटिस्ट लॉ बनाता है तो क्या मतलब है? लॉ बनाता है तो वो उसके लिए कुछ कंडीशंस रखता है। अब कूलम्स लॉ की भी कुछ कंडीशंस हैं। वो क्या कंडीशंस हैं कूलम्स लॉ की? कूलम्स लॉ की आपके पास बेसिक जो है वो तीन कंडीशंस हैं। कौन कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन ये है कि इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन पॉइंट चार्ज। ये बात आप साथ साथ जो मैं बातें आपको बता रहा हूं इनको लिखते रहें। कूलम्स लॉ की पहली पहली जो कंडीशन है वो ये है, इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की कल हमने बात की कि ये या तो बहुत ही छोटा चार्ज हो सकता है या आप दो चार्जेस को क्या करें, आप दो चार्जेस को इतना दूर ले जाएं कि उनके दरमियान का डिस्टेंस इतना बढ़ जाए, उनके दरमियान का डिस्टेंस इतना बढ़ जाए कि वो उनके मैग्नीट्यूड से बहुत ज्यादा हो। तब भी हम चार्जेस को क्या कंसिडर करते हैं? पॉइंट चार्ज कंसिडर करते हैं। पहली पहली कंडीशन है इसकी। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि चार्जेस जो हों वो रेस्ट पे होने चाहिए। चार्ज रेस्ट पर होंगे तो आप कूलम्स लॉ को क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं। तीसरी जो इसकी कंडीशन है, अब देखें तीसरी कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब हम बात करते हैं कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को पढ़ रहे हैं। ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। अगर हम बात करें कि अगर मेरे पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं,
मेरे पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं, दो पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। मुझे पता है कि दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब अगर मैं इसी कोलम्स लॉ को एटम के ऊपर चेक करने की कोशिश करूं, तो मुझे पता है कि एटम में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन है। और अगर ये प्रोटॉन तो सेम चार्ज है सबके ऊपर, तो प्रोटॉन पॉजिटिव है। अगर प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये प्रोटॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर ये प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो फिर तो जनाब आपका एटम एग्जिस्ट ही नहीं करता। और वहां हम देखते हैं कि प्रोटॉन ने एक दूसरे को बहुत ज्यादा एक फोर्स के साथ क्या किया होता है, अट्रैक्ट किया होता है एक दूसरे को, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ उन्होंने एक दूसरे को जो जोड़ा हुआ होता है। तो वो फोर्स कौन सी होती है, जब सेम चार्जेस को एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर करीब करके लेकर आते हैं तो उनके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है। और वो फोर्स कौन सी फोर्स होती है, वो न्यूक्लियर फोर्स होती है। तो अगर चार्जेस हम एक दूसरे के बहुत करीब लेकर आते हैं तो उनके दरमियान जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो कोलम फोर्स के ऊपर प्रोमिनेंट हो जाती है। अगर वो न्यूक्लियर फोर्स कोलम फोर्स के ऊपर प्रोमिनेंट हो जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम कोलम्स लॉ को स्टडी नहीं कर सकते। तो फिर तीसरी जो कंडीशन है वो ये है कि चार्जेस के दरमियान इतना डिस्टेंस होना चाहिए कि उनको न्यूक्लियर फोर्स जो हो वो डोमिनेट ना हो सके, न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट ना हो सके। ये मेरे पास इसकी तीन कंडीशंस हैं। अब कोलम्स ने टॉर्शल बैलेंस से ये एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और आप उसको नहीं समझ सकेंगे, मैं आपको इसके बारे में एक छोटा सा हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। स्टूडेंट आप इमेजिन करें आपके पास दो चार्जेस हैं। अब दो चार्जेस हैं, फर्ज करें आपके पास दो चार्जेस हैं, एक दोनों क्या है, पॉजिटिव टू कॉलम है, दूसरे के ऊपर भी पॉजिटिव टू कॉलम है। तो मैं देखता हूं क्योंकि ये सिमिलर चार्जेस हैं तो इनके ऊपर फोर्स एक्ट करती है। अब ये फोर्स कौन सी होगी, वो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कौन सी फोर्स होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी, वो इन दो चार्जेस को रिपेल कर देगी। अब मैं क्या करता हूं, मैं दो और चार्जेस ले लेता हूं। मैं दो चार्जेस ऐसे ले लेता हूं जिनका मैग्नीट्यूड पहले क्या था, पहले उनका मैग्नीट्यूड 2 कूलम था। अब मैं जो मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ वो क्या ले लेता हूँ, 4 कूलम ले लेता हूँ। दोनों के ऊपर जो चार्ज आएगा वो क्या होगा, 4 कूलम होगा। दोनों के ऊपर चार्ज 4 कूलम आ गया, 4 कूलम चार्ज। तो मैं देखता हूँ कि इनके दरमियान जो रिपल्सिव फोर्स है वो बढ़ जाती है। तो पहली पहली जो मेरे पास एक कंडीशन आती है इसकी स्टेटमेंट में कि जो फोर्स है दो पॉइंट चार्ज के दरमियान वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के। मतलब जैसे जैसे आप मैग्नीट्यूड चार्जेस का बढ़ाते जाएंगे उनके दरमियान जो फोर्स एक्ट करेगी, फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स जो होगी वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। उसके बाद इनके दरमियान एक डिस्टेंस भी था कि दो चार्जेस हैं, इन दो सेंटर के जो इनके सेंटर हैं, ये इन सेंटर दो चार वो लाइन जो दो चार्जेस के सेंटर को मिलाती है, इसी सेंटर की बिल्कुल सामने इनके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है जो यहाँ आपके सामने दो बुक्स में दो फिग के अंदर दिखाया हुआ है। अच्छा, ये तो कॉलम्स ने क्या कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया। फिर उसने क्या किया, उसने कहा कि जब मैं दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को बढ़ाता हूं तो डिस्टेंस को बढ़ाता हूं, डिस्टेंस के बढ़ने से फोर्स भी कम हो जाएगी। तो उसने ऑब्जर्व किया कि अगर वो दो चार्जेस के डिस्टेंस को क्या करता है, डबल करता है, डबल करेगा तो फोर्स जो होगी वो क्या हो गई, फोर्स रिड्यूस हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। लेकिन कूलम्स ने ऑब्जर्व किया कि डिस्टेंस को बढ़ाने से फोर्स जो है वो आधी नहीं हुई, हाफ नहीं हुई, बल्कि 4 टाइम डिक्रीज हुई। तो फिर उसने कहा कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ हम दो बातें स्टेटमेंट में हमने जो पढ़ी उनको हम यहाँ लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, पहली पहली बात हम लिखते हैं कि जनाब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। पहली पहली मैथमेटिकली, क्योंकि जो हम फिजिक्स के अंदर बात करते हैं वो हम मैथमेटिकली प्रूफ्स की बात करते हैं।
यहाँ पर देखते हैं आपके पास फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के। अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा करके लिखूं तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊंगा तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट जब आता है इक्वलिटी के साथ तो उसको हम क्या लिखते हैं, K लिखते हैं। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। बेटा यहाँ पर जो K है, इस K को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसका बड़ा एक मशहूर नाम है जिसे हम कूलम कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसको हमने कैलकुलेट किस तरह किया, इसको हमने कैलकुलेट किया, अगर आप K को फाइंड करना चाह रहे हैं तो R डिवाइड हो रहा है, F के साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, K के साथ Q1 Q2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी K की वो बनेगी FR स्क्वायर ओवर Q1 Q2। F का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो ये आपके पास हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। नीचे कॉलम है, कॉलम क्या हो जाएगा, कॉलम का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो आपके पास इस K की वैल्यू होती है, K की वैल्यू जनाब ये डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर, सिस्टम ऑफ यूनिट के ऊपर। सिस्टम ऑफ यूनिट से क्या मुराद है कि आप चार्जेस को किस यूनिट में मेजर कर रहे हैं। आप जनाब फोर्स को न्यूटन में मेजर कर रहे हैं, डाइन में मेजर कर रहे हैं, आप फोर्स को पाउंड में मेजर कर रहे हैं, आप डिस्टेंस को मीटर में मेजर कर रहे हैं, इंचेस में मेजर कर रहे हैं, सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं। तो इस K की डिपेंडेंस यूनिट के ऊपर होगी। नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन चार्जेस, के चार्जेस के दरमियान आपने क्या रखा। पहले हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास, फर्ज करें कि चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम नहीं है, हम क्या कहते हैं कि ये जो मीडियम है इनके दरमियान फ्री स्पेस है। तो अगर वहां पर K की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब परमिटिविटी से मुराद ये है कि परमिशन, जहन में तो यही बात आती है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि परमिटिविटी परमिशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, अब किसी भी मटेरियल की अगर परमिटिविटी ज्यादा होगी तो इसका मतलब है कि उनके ऊपर जो फोर्स होगी वो कम लगेगी। परमिटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी, परमिशन ज्यादा होगी, परमिटिविटी की वैल्यू फोर्स कम हो जाएगी। परमिटिविटी कम है तो फोर्स क्या हो जाएगी, उनके ऊपर ज्यादा हो जाएगी। इसकी जो वैल्यू है ये आप लोगों ने उसके अंदर भी पढ़ी थी, गालबन केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर के अंदर, जब आप एनर्जी और रेडियस को कैलकुलेट कर रहे थे, वहां भी आपने एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू पढ़ी 8.85 × 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। इसका यूनिट जो है आप K के इनवर्स कर लें, इजीली आपको इसकी वैल्यू आसानी के साथ याद हो जाएगी। तो आपके पास जो K की वैल्यू थी वो थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और अगर आप परमिटिविटी की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो उसकी यूनिट को आप इनवर्स कर दें, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर हो जाएगा। तो फोर्स जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये कॉलम फोर्स है। कैसी कॉलम फोर्स है ये बेटा, आपके पास ऐसी कॉलम फोर्स है जब दो चार्जेस के दरमियान कोई भी डाइलेक्ट्रिक इस्तेमाल नहीं किया। अब बेटा हम कॉलम्स लॉ की विक्टोरियल फॉर्म लिखते हैं। विक्टोरियल फॉर्म मतलब कि इसकी जो वेक्टर फॉर्म है इसको हम लिखते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले हम जरा फर्स्ट ईयर में जाते हैं और हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। हमने देखा कि अर्थ की जो ग्रेविटी है वो चीजों को अपनी तरफ एग्जर्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है। अगर अर्थ की ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ एक फोर्स लगाती है तो न्यूटन कहता है जितनी उसके ऊपर ग्रेविटी एक अर्थ फोर्स लगा रही होती है वो बॉडी भी उसके ऊपर उतनी ही फोर्स लगा रहा होता है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती।
अगर एक फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है, अगर एक्शन के तौर के ऊपर, तो जाहिरी बात है उसके रिएक्शन के ऊपर भी क्या होगी, एक फोर्स एक्ट करेगी, और जो उनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन उनकी डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, अपोजिट होगी। अब देखें यहां पर फिग ए के अंदर यहां पर दो चार्जेस हैं, चार्ज Q1 और Q2। जरा फिग को समझने की कोशिश करें। यहां आपको एक लाइन नजर आ रही है, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर। जो लाइन चार्जेस के सेंटर को ज्वाइन कर रही है, इसके बिल्कुल सामने एक फोर्स इनके ऊपर एग्जर्ट कर रही है। पहली पहली फिग के अंदर दिखाया हुआ है कि चार्ज Q1 Q2 के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, चार्ज Q1 Q2 के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। अगर क्योंकि ये सपोज ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, जितनी फोर्स Q1 Q2 के ऊपर लगा रहा है उतनी ही फोर्स Q2 Q1 के ऊपर लगाएगा। अब देखें यहां पर मैंने लिखा, अब इसको जरा पढ़ने की समझने की कोशिश करें। यहां मैंने लिखा फोर्स F21। ये F21 का मतलब क्या है, जरा इस बात को जहन नशीन कर लें। F21 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाय Q1, फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाय Q1, ये F21 है। तो अगर हम इसकी वेक्टोरियल फॉर्म लिख रहे हैं तो हम यहाँ पर इसका वेक्टोरियल फॉर्म के लिए हम आर हैट ले लेते हैं, मतलब यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है 2 to 1। इसका मतलब क्या है कि चार्ज Q2 फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, किस चार्ज की वजह से, Q1 की वजह से। अब जितनी फोर्स Q1 Q2 के ऊपर लगा रहा है उतनी ही फोर्स Q2 Q1 के ऊपर लगाएगा। तो उसको मैं क्या लिख लूंगा, फोर्स F1 to 2। F1 to 2 का मतलब क्या होगा, फिर जैसे मैंने ऊपर आपको बताया 2 to 1 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाय Q1। तो इसका मतलब क्या होगा, फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाय चार्ज Q2। तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये दोनों आपस में मैग्नीट्यूड इनका क्या होगा, इक्वल होगा, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपोजिट होगी। अब बेटा यहाँ पर मैं फोर्स जो है वो 1 to 2 वो किसके बराबर है, वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर इनटू R 1 to 2। और इसी तरह फोर्स जो 2 to 1 है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। यहाँ मैंने दोनों को क्या कहा कि इक्वल है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। ये मैंने किस तरह फाइंड किया, ये मैंने इस तरह फाइंड किया कि दोनों जो यूनिट वेक्टर हैं, तो डायरेक्शन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो मेरे पास R1 to 2 यूनिट वेक्टर है, ये बराबर होगा R2 to 1 यूनिट वेक्टर के। अब दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो आप चार्ज 2 ये R2 to 1 की जगह के ऊपर क्या लिख सकते हैं, आप इसकी जगह के ऊपर -R1 to 2 लिख सकते हैं। तो दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगी लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। मतलब कि एक चार्ज जितनी फोर्स Q1 Q2 के ऊपर लगा रहा है उतनी ही फोर्स जो है वो Q2 Q1 के ऊपर लगा रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब हम बेटा ये करते हैं, ये तो हो गई इसकी वेक्टर फॉर्म। अब इसको हम वेक्टोरियल फॉर्म कहते हैं। अब हम देखते हैं कि हम इसके ऊपर कोई मीडियम लगा देते हैं। अब हम इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, कोई मीडियम लगा देते हैं। मीडियम मुराद ये है कि पहले तो मैं ये देख रहा था कि वैक्यूम है, दो चार्जेस है, उनके दरमियान कोई चीज नहीं है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये किया, चार्जेस के दरमियान मैं कोई प्लास्टिक की चीज शीट रख देता हूँ, कोई प्लास्टिक की चीज रख देता हूँ। अगर मैं ये करता हूँ तो तब कोलम फोर्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, कोलम फोर्स किस तरह एक्ट करेगी, उसको हम स्टडी करते हैं। अब देखें हमने भी बात की कि अगर वैक्यूम में हो, कि अगर वैक्यूम में हो, सर इसको नीचे कीजिएगा, शान साहब इसको नीचे कीजिएगा सर। बस। अब देखें यहां हम देखते हैं कि हमारे पास के की जो वैल्यू हम अभी पहले पढ़ के आए हैं कि जब कोई मीडियम नहीं होता तो हमारे पास जो के की वैल्यू होती है वो क्या होती है,
वो हमारे पास k की वैल्यू वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये k की वैल्यू है जब आपके पास कोई मीडियम नहीं होता। फर्ज करें अब आपके पास कोई मीडियम आ जाता है, जब आपके पास कोई मीडियम आ जाता है तब k की वैल्यू क्या होती है? तब k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन और। अब ये एप्सिलॉन और जो है इसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी है। अब ये जो आप परमिटिविटी पढ़ेंगे ये उस मीडियम की परमिटिविटी नहीं होगी। अब फर्ज करें, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। फर्ज करें आपके किसी दोस्त की तनख्वाह, आपसे कोई पूछता है कि आपकी पे कितनी है, आप कहते हैं कि आपके फर्ज करें आपके दोस्त की तनख्वाह 1 लाख रुपए है। आपसे कोई पूछता है कि आपकी तनख्वाह कितनी है, तो आप कहते हैं कि मेरी तनख्वाह मेरे दोस्त के 2 गुना है। अब आपने अपनी तनख्वाह उसको नहीं बताई, अब आप अपनी उसको तनख्वाह नहीं बता रहे, बल्कि आप ये बता रहे हैं कि आपकी तनख्वाह आपके दोस्त के 2 गुना है। तो जब आप बात कर रहे हैं कि दोस्त के 2 गुना है, तो यहाँ पर जो रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है, ये बताता है कि जब आप मीडियम इंसल्ट करते हैं तो फोर्स इतने गुना कम हो जाती है। ये उसके इफेक्ट को बताता है कि ये उसका इफेक्ट है। इस एप्सिलॉन आर को हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि रिलेटिव जो होती है ये रेशो होती है दो सेम क्वांटिटी के दरमियान। इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये याद रखिएगा। इसको हम क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ये क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये रेशो है किसकी? आपके पास ये डाइलेक्ट्रिक रेशो है दो फोर्सेस की। अगर आप एक बात याद रखिएगा कि इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से ज्यादा होती है। एयर के लिए इसकी वैल्यू बोर्ड के अंदर ये एमसीक्यूज आ चुका है 1.006 है। वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है। अच्छा बेटा, ये तो आपके पास आ गया इसका कूलम्स लॉ। एक और बात भी याद रखिएगा कि ये इसकी वैल्यू जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स के लिए इसकी वैल्यू अनडिफाइन होती है। मेटल के लिए इनकी वैल्यू क्या होती है? अनडिफाइन होती है। ये बात भी याद रखिएगा। अच्छा, एक कभी हमने बात पढ़ी कि ये जो न्यूटन थर्ड लॉ के साथ हमने इसको रिलेट किया है कि दोनों फोर्सेस इक्वल हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो हम इसको अगर न्यूटन लॉ के साथ रिलेट कर रहे हैं तो ये जो कोलम फोर्स होगी बेटा, ये याद रखिएगा, कोलम फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। कोलम फोर्स कैसी फोर्स है? कोलम फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल फोर्स से क्या मुराद है बेटा? म्यूचुअल फोर्स से ये मुराद है, आप यूं जरा समझने की कोशिश करें। मैं कहता हूं कि आपके पास दो चार्जेस हैं, एक है 50 कोलम और दूसरा है 100 कोलम। किस चार्ज के ऊपर ज्यादा फोर्स एक्ट करेगी? तो आपके माइंड में तो फौरन आएगा कि जनाब जो मेरे पास 100 कोलम वाला चार्ज है उसके ऊपर ज्यादा फोर्स एक्ट करेगी। क्योंकि मैं हम हमारे जहन में तो यही आएगा कि जो चार्ज बड़ा है उसके ऊपर ज्यादा फोर्स एक्ट करेगी। तो बेटा एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, आज इसको अपने पल्ले बांध लें कि ये जो आपके पास कोलम फोर्स है, कोलम फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। कोलम फोर्स क्या है? कोलम फोर्स एक म्यूचुअल फोर्स है। क्या मतलब है म्यूचुअल फोर्स है? मतलब ये है कि जितनी फोर्स, मतलब क्या है कि जितनी फोर्स चार्ज Q1 लगाएगा उतनी ही फोर्स चार्ज, दोनों फोर्सेस जो होंगी वो क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो दोनों चार्जेस के ऊपर लगने वाली फोर्स एक जितनी होगी। तो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि अगर मैं कभी कहूं कि एक चार्ज है 500 -500 कोलम और एक है +500 कोलम, विच चार्ज एक्सपीरियंस मोर फोर्स, तो दोनों चार्जेस जो होंगे वो सेम फोर्स को क्या करेंगे? एक्सपीरियंस करेंगे दोनों चार्जेस। अब हम जरा बात कर लेते हैं थोड़ी सी इनके एमसीक्यूज की। क्या पहला पहला मैंने भी आपको बताया कि ये जो लॉ है न्यूटन का, इस लॉ को हम क्या कहते हैं? इंपेरिकल लॉ कहते हैं। और मैंने भी आपको बताया कि इंपेरिकल लॉ क्या होता है? डिड्यूस लॉ। और डिड्यूस लॉ क्या होता है अभी वो भी मैंने आपको बताया कि पहले हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर हम जो है रिजल्ट बनाते हैं, और उन रिजल्ट से हम क्या करते हैं? उन रिजल्ट से
हम लॉ को अखज़ करते हैं। तो ये बात आप लोगों ने बेटा ज़हन नशीन कर लेनी है कि ये जो आपके पास कूलम्स लॉ है, ये बेसिकली कैसा लॉ है, ये आपको किस चीज़ के बारे में बताता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि आपने याद रखना है कि ये आपको किस चीज़ के बारे में बताता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में बताता है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ये आपको किस चीज़ के बारे में बताएगा, ये आपको क्वांटिटेटिव नेचर के बारे में बताएगा। ये आपने ये बात भी याद रखनी है, एम्पिरिकल लॉ भी याद रखना है और आपने याद रखना है कि ये एप्लीकेबल कहाँ-कहाँ है, इसकी कंडीशंस क्या हैं। ये आप लोगों ने अपने ज़हन नशीन कर लेना है कि आपको बाद में परेशानी ना हो, आप लोग परेशान ना हो कि ये आपके पास कैसी फ़ोर्स है या इसके सॉरी म्यूचुअल फ़ोर्स है, 2 चार्जेज़ होंगे, तो जनाब उनके दरमियान फ़ोर्स किस तरह एक्ट करेगी, ये आप लोगों ने सारी बात अपने ज़हन नशीन कर लेनी है, अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेनी है। अब आपसे एक सवाल है, इसको ज़रा आप लोगों ने मुझे बताना है। आपके पास जनाब इसको लिख लें कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है मेटल के लिए, इसकी वैल्यू क्या होती है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू मेटल के लिए क्या होती है? अभी मैंने आपको बताया है, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। उसके बाद आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो बन सकता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका एसआई यूनिट आपका एमसीक्यूज बन सकता है। उसके बाद कोलम्स कांस्टेंट जो है इसका भी यूनिट आपके पास एमसीक्यूज में बन सकता है। उसके बाद जो कोलम्स कांस्टेंट है वो किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, ये भी आपका एक कांस्टेंट बन सकता है। दूसरा जो आपके पास बेटा एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आती है कि वो क्या होती है, वो ये आती है कि आप दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को डबल कर दें, दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को हाफ कर दें। डिस्टेंस को आप वेरी करते हैं तो वो आपसे एमसीक्यूज पूछ लेता है कि आपने डिस्टेंस को 4 गुना किया है, डिस्टेंस को 5 गुना किया है, डिस्टेंस को 6 गुना किया है। डिस्टेंस को आप वेरी करते हैं और डिस्टेंस को वेरी करने से फोर्स के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपके पास आप क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, वो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछेगा कि आपके पास दो इलेक्ट्रॉन है, सिमिलर आइडेंटिकल चार्जेस हैं, आइडेंटिकल, तो उनके दरमियान फोर्स वो आपसे पूछ सकता है। वो आपसे एप्सिलॉन आर की वैल्यू पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है। वो आप जानते हैं कि वो एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है जितनी भी मटेरियल है। लेकिन जो हमारे पास वैक्यूम है उसमें उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। बाकी हमारे पास इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, बाकी हमारे पास इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। बाकी हमारे पास इसकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। ये कुछ इसके अंदर क्या बन सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, कि आप मीडियम को इंसल्ट करते हैं, मीडियम को आपने दो चार्जेस के दरमियान इंसल्ट किया तो फोर्स के ऊपर क्या फर्क पड़ा, आप लोगों ने देखा फोर्स डिक्रीज हो गई बाय फैक्टर एप्सिलॉन आर। दूसरा आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डाइलेक्ट्रिक जो है इसका दूसरा नाम क्या है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेसिकली मैंने आपको बताया कि ये इंसुलेटर होता है। जैसे मैंने प्लास्टिक की मिसाल दी कि मैं दो चार्जेस को प्लास्टिक में क्या कर देता हूँ, दो चार्जेस के दरमियान प्लास्टिक रख देता हूँ, कोई इंसुलेटिंग मटेरियल रख देता हूँ। ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है इसको डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल। और इसी तरह वो आपको क्या कह सकता है, वो आपको पूछ सकता है कि ये जो कोलम्स लॉ है ये अकॉर्डिंग न्यूटन कौन से लॉ के साथ अकॉर्डिंग्स है, फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है, तो ये थर्ड लॉ के साथ है। ये जो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है ये कौन सी फोर्स है, आप जानते हैं कि ये आपके पास म्यूचुअल फोर्स है। दो चार्जेस हैं उनके ऊपर क्या क्या फोर्स लगती है ये आप लोगों ने देख लेना है वैल्यूज, या वो किस तरह के आपसे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज बन सकते हैं, ये पॉसिबल इसके एमसीक्यूज थे।